क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली के चुनाव प्रचार में एक्शन, ड्रामा और थ्रिल, इन सब के साथ रोमांचक चुनाव प्रचार की तैयारियां दिखने लगी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लेकर अब तक करीब करीब 28-30 घंटे हुए हैं। इन 30 घंटों में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच जैसे जैसे पोस्टर जारी हुए, जैसी जैसी बयानबाजियां हुई, जैसे जैसे दावे हुए और एक दूसरे पर जैसे जैसे आरोप मढ़े गए, इसको देखकर यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह प्रचार और यह मुकाबला बहुत रोमांचक होने जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। आज दिन भर संजय सिंह टेलीविजन चैनलों पर दिखते रहे, सोशल मीडिया पर दिखते रहे। दिखते कुछ यूं रहे कि संजय सिंह और उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सुबह ऐलान करके ऐलानिया तौर पर अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी आवास पर पहुंचे जिस आवास के लिए कहा जा रहा है कि वहां 40 करोड़ 45 करोड़ उस आवास को शीश महल बनाने में लगाया गया। और उसके बाद मीडिया के साथ पहुंचे कि आज हम उस आवास के भीतर क्या कुछ है हम दिखाएंगे, लेकिन जाहिर है वहां उन्हें दाखिल होने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद वो चले प्रधानमंत्री निवास कि अब प्रधानमंत्री निवास में जो कुछ है हम वो भी दिखाना चाहते हैं। ये पहले से पता था कि उन्हें प्रधानमंत्री निवास में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन संजय सिंह को भी पता है कि कहां कैमरा लेकर जाना है और कहां किस तरह से किसी मुद्दे को उठाना है और कहां किस तरह से उस मुद्दे को नेशनल चैनल पर एक इशू की तरह, एजेंडे की तरह बढ़ाना है। दिन भर यही चलता रहा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई या शीश महल बनाम राजमहल का जो एजेंडा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, क्या यही चुनाव प्रचार की धुरी बनने जा रहा है? अब जब चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ेगा, क्या सिर्फ शीश महल बनाम राजमहल ये लड़ाई होगी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में? तो संजय जी, आपका स्वागत है। स्वागत के साथ पहला सवाल तो ये जो दिन भर सुबह 3-4 घंटे जो पूरा तमाशा हुआ, बवाल काटा आपने कैमरा टीम के साथ कि हम दिखाएंगे केजरीवाल के घर में, कहाँ उस घर में जिसमें वो रहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, कहाँ सोने का टॉयलेट है, सोने का टॉयलेट के साथ स्विमिंग पूल, मिनी बार और ये सब क्या है। तो ये तो आपको पता था कि वहां आपको ऐसे मीडिया के साथ दिखाने नहीं दिया जाएगा, तो अचानक इंस्टिगेट क्यों हुए? क्यों ऐसे लगा कि अब ये सब माहौल बना के हम अपने बचाव में, आत्मरक्षा में ये सब करने लगे आप? देखिए अजीत जी, आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही थी भाई, ये जो मुख्यमंत्री का आवास है इसके अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है, सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल इसके अंदर बना हुआ है, इसके अंदर मिनी बार बना हुआ है। और जब आज हमने कहा कि भाई वो दिखाइए आप देश को, कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है स्विमिंग पूल, कहां है मिनी बार, तो मोदी जी की पुलिस वहां पर आ गई, अमित शाह की पुलिस आ गई और कहने लगे नहीं साहब, अंदर आपको नहीं घुसने देंगे, आपको हम नहीं दिखा सकते। फिर हमने कहा चलिए 2700 करोड़ का जो राजमहल है उसको देख के आते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिसमें करोड़ों की कालीन है, करोड़ों के झूमर हैं, 5000 सूट है, 6700 जूते हैं, जहां पे 8400 करोड़ की जहाज में हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं और 12-12 करोड़ के उनके 6 गाड़ियां आसपास के घेरे में चलती हैं। तो आप मुझे बताइए, जब वहां हम पहुंचे तो वहां भी नहीं जाने दिया, कहने लगे नहीं देखने देंगे। जो व्यक्ति ये तो पता है संजय सिंह जी, कैसे तो है ना कि प्रधानमंत्री का घर है कि म्यूजियम है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो फिर आप तमाशा क्यों करते हैं? फिर आप क्यों तमाशा करते हैं? हमने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया, हमने लोगों के लिए घर बनाया। आप भाषण देंगे तो फिर दिखाइए ना आपने क्या बनाया अपने लिए, देश को दिखाइए कि आपने क्या बनाया अपने लिए। अच्छा चलिए हम उस पर आते हैं संजय जी। पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूं अजीत जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति स्वयं के बारे में ये कहते हों
कि हम तो 35 साल के भिक्षा करके हमने अपना जीवन बिताया, भिक्षा लेके हमने अपना जीवन बिताया, 35 साल तक भिक्षा मांगी हमने, मैं तो चाय वाला हूं। और फिर एक दिन कहने लगे कि मुझे तो लगता है मैं इंसान ही नहीं हूं, अवतार हूं मैं। आप बताइए, उस अवतार के लिए, उस भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति के लिए जो राजमहल बना है, तो वो खोला जाना देश। भाई अगर आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो खोलिए सबके लिए, दिखाइए सब। बात करते हैं उस पर, क्योंकि ये पता है कि प्रधानमंत्री निवास ऐसे मीडिया लेकर किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। उस पर भी आते हैं आपके आरोप पर। पहला सवाल तो संजय जी ये है कि भाई अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी सीएजी के हवाले से कि कैसे वो बंगला जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पहले 6 करोड़ 91 लाख में सैंक्शन था, फिर 8 करोड़ कुछ हुआ और फिर वो 33 करोड़ में फाइनली बना, और उसमें कैसे लाखों का सामान लगा है। ये स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर के हिस्से दिखा रहा हूं। 33 करोड़ का शीश महल जो बीजेपी कहती है, टीवी कंसोल 20 लाख का, किचन 40 लाख का, मिनी बार यूनिट 4,80,000 का, सिल्क कारपेट 16 लाख का, सोफा 6,40,000, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। बेड 4 लाख का, डाइनिंग टेबल 4,80,000 का। तो वही तो मैं आपसे पूछ, ये मिनी बार कहां से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने पहले पन्ने पर ये छपा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस आपके हाथों में है, मैं जान रहा हूं, कहां से लिखा हुआ है? इसको किसके हवाले से लिखा हुआ है? सीएजी के हवाले से, सीएजी रिपोर्ट। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2 तरह का बयान देगी अजीत जी? एक बार कहेगी कि ये सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीएजी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। फिर कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला है। तो भैया जब सीएजी की रिपोर्ट हमने टेबल नहीं किया, बंद लिफाफे में है, तो ये कहां से मिल गई सीएजी की रिपोर्ट आपको? अच्छा ये और अगर इस सीएजी की रिपोर्ट, सुन तो नहीं दिया, अगर इस सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार जैसी चीज लिखी हुई है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, सोने का टॉयलेट लिखा हुआ है, तो चलिए दिखाइए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, एक मिनट, सोने का टॉयलेट तो उन्होंने आज पोस्टर में जारी किया बीजेपी ने, तो क्या आप उस पोस्टर से बौखलाए हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है? हम किसी चीज से नहीं बौखलाए, नहीं तो हमको तो उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, हम उससे नहीं बौखलाए, हम किस बात से बौखलाएंगे? नहीं, हमको तो जब चाहते हैं पकड़ के मुकदमा लिख देते हैं, जेल में डाल देते हैं। मनीष सिसोदिया को डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, मुझे डाल दिया, इंसुलिन तक नहीं दी अरविंद केजरीवाल को जेल में। हम तो उससे नहीं बौखलाए, हम किस बात से? इनके पोस्टर से हमें तो बात करनी थी दिल्ली के लोगों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। संजय जी, रोज आप मुख्यमंत्री के आवास को लेकर झूठा प्रचार करते हैं। सवाल पूछने दीजिए, प्रचार का आप जवाब दीजिए कि भाई आपको सिर्फ मिनी बार पे दिक्कत है। जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो सीएजी की रिपोर्ट, मिनी बार वहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि 4,80,000 का मिनी बार नहीं है और बाकी सब है। मतलब मैं कह रहा हूं मुझे सब है ना, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी आवास है। और देश भर में जितने भी सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सबको सार्वजनिक कीजिए ना। आपने तमाशा बना रखा है, एक मुख्यमंत्री आवास को लेके 1000 चर्चा करेंगे देश भर में। और मैं ये पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट में भारतमाला में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार का मामला निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। गुजरात के अंदर लैंड स्कैम निकला, हजारों करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो आप सब के बारे में चर्चा नहीं हुई, दबा दिया गया, या मीडिया ने, मुख्य धारा के चैनल ने उस पर चर्चा नहीं की। हालांकि हमारे चैनल पर इन सब पर वीडियो है, तो इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के आम इंसान जैसे होने का दावा करने वाले केजरीवाल, जो 11, 12, 13 में सादगी की बात करते थे, जो कहते थे कि 2 रूम के फ्लैट में रहना चाहिए मुख्यमंत्री को, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, जो ऐतराज करते थे कि शीला दीक्षित क्यों 10 एसी वाले घर में रहती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ। ये देखिए एक ट्वीट है, तब केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों? तो आपको वो मुख्यमंत्री वो बने जिन्होंने ऐसे दावे किए, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कहां पे मोदी जी ने कहा था कि हम 8,400 करोड़ के जहाज में चलेंगे? कभी सुना था आपने उनसे? कहां पे मोदी जी ने कभी 2 रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं, कहीं आपने ये बात सुनी थी कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे?
उन्होंने ये तो कहा ठीक है, सेलेक्टिव तरीके से बातों को, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं चाहिए। अरे भाई खुद को चाय वाला कहते हैं ना, वो खुद को चाय वाला कहते हैं, खुद को कहते हैं कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाया, अवतार है। ये सारे दावे तो प्रधानमंत्री जी के हैं ना, मेरे तो है नहीं। तो अगर आप राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, राजनीतिक दलों के राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निष्पक्षता से, खुले मन से सबके बारे में कीजिए। नहीं, लेकिन संजय जी बात दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। संजय जी बात इसलिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट सर, पहले इस पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री पर काफी बोलने का मौका देंगे कि ये बात होनी चाहिए ना कि एक आम आदमी का पार्टी का नेता जो खुद को आम आदमी कहकर उसी तरह के संकल्पों के साथ, उस तरह की प्रतिज्ञा के साथ कस्में खाकर वो आए थे पार्टी बनाकर, और उन्होंने कहा था, सब ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो निकालूंगा तो 40 वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद वो 45 करोड़ या 33 करोड़ के बंगलो बनते हैं, लंबी लिस्ट है, देखिए सीएजी में ये सब भी है कि कैसे आइटम्स सब्स्टिट्यूटेड विद मटेरियल्स ऑफ सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, और कैसे महंगी महंगी चीजें सब वहां लगाई गई, कैसे पर्दे पर लाखों रुपए खर्च हुए। तो ये तो बात होनी चाहिए, क्या जरूरत थी इसकी? तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात होनी चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में टैक्स पेयर्स का पैसा लगा, और प्रधानमंत्री और देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के आवास में और केंद्रीय मंत्रियों के आवास में टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगा। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं, ये अजीब बात है। नहीं देखिए, सिक्योरिटी नहीं लेंगे हम, नहीं ये ऐसे बात नहीं कीजिए। नहीं अजीत जी, कि अजीत जी क्यों लगे हैं, शीला अजीत जी, मैं अपनी बात कर लूं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ के जहाज में चलेंगे, दिन भर में 3-3 सूट बदलेंगे? कहां कहा था कि सैकड़ों करोड़ के झूमर और कालीन बिछाएंगे? कहां कहा था? तो इसलिए अगर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम भाग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चलो मुख्यमंत्री का भी घर दिखाओ और प्रधानमंत्री का भी घर दिखाओ। आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी कहेगी कि भाई उनको सिक्योरिटी पर्पस से विदेश यात्रा करने के लिए, चलिए मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कर लीजिए, मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कर लीजिए, सुन तो लीजिए, करिए ना, मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कीजिए। आपको पता है 2014 में 117 करोड़, अरे सुन तो लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाह रहे। 2014 में 117 करोड़ रुपए रमन सिंह जी के आवास को बनाने के लिए आवंटित किया गया। कितनी बार चैनलों पे चर्चा हुई? मुझे एक दिखा दीजिए कहीं किसी टीवी चैनल पे डिबेट में चर्चा हुई से लेकर, और उस पे रामलीला मैदान में अनशन करते हुए, पार्टी बनाते हुए उन्होंने कहा था, कोई संकल्प पत्र जारी किया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और बड़े बंगले में लोग क्यों रहते हैं? क्या रमन सिंह वैसे मुख्यमंत्री? चलिए, तो इसका मतलब कि उनको बनाने का हक है। हाँ, जिसने कहा नहीं उसका कोई पहले, जिसने कहा नहीं उसको बनाने का हक है। वो टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा कर सकता है, वो भी ज्यादा कर रहा गलत है। प्रधानमंत्री भी अगर हजारों करोड़, तो आप दो तरह की बात कर रहे हैं ना। मैं नहीं कर रहा हूं, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसकी भी समीक्षा हो और जनता उसके बारे में निर्णय ले कि एक मुख्यमंत्री आवास में जो कुछ लगा है, खर्च हुआ है, वो सही है या गलत है। उसी तरीके से देश के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बारे में चर्चा हो खुले मन से। देखिए, सुनिए सर, पहले इसी दिल्ली में, अब आप ये एक बात को आप पकड़ के बार बार ये कहा था, वो कहा था। आपकी बात है। अरे भाई मोदी जी ने क्या क्या कहा था? शीला दीक्षित इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, उसके पहले क्या क्या कहा था? वर्मा और मदन लाल खुराना भी थे। क्या किसी ने ऐसे 20 लाख का टीवी कंसोल, 40 लाख का किचन और 5 लाख का डाइनिंग टेबल, ये कब बना है? ये कब बना है? जब उनके घर में 3 घटनाएं हो चुकी, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। उसको भी कई बार बताया जा चुका है। घटनाओं से 18 लाख के जिम का क्या कनेक्शन है? 18.5 ये कहां से लेके आप बैठे हैं भाई? ये तो सीएजी की रिपोर्ट है भाई। पीडब्ल्यू कहां है सीएजी की रिपोर्ट? आपके पास है? सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल ही नहीं हुई अब तक। पहले तो, फिर तो आपको मुकदमा कर दीजिए मानहानि का। ये देखिए, एक्सप्रेस ने छापा है। फिर आप एक्सप्रेस लेके बैठे हुए हैं। हम उस पर कुछ, हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट कहां है?
भाई वो पीडब्ल्यूडी के एक्सपेंडिचर, मैं यहाँ पे इतनी सीएजी रिपोर्ट लेके बैठा हूँ, उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे। भारत माला प्रोजेक्ट में 3 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी, कुंभ के मेले में हजारों करोड़ की हेराफेरी, गुजरात के अंदर लैंड स्कैम, सारी सीएजी रिपोर्ट में लेके बैठा हूं। देखिए आप ये एक एक करके, तो पूरे देश की सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा कीजिए। ये एक्सप्रेस है, हम आपकी भी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं संजय जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं, एक बार स्क्रीन पर बोला है, मैं ये कह रहा हूं संजय जी, देखिए मैं ये सवाल तो पूछूंगा, चाहे आपके सवाल से कहां भाग रहे हैं। देखिए इसलिए कि मैं नहीं समझता कि बीते 10 साल में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर तो आपकी जानकारी कम है, 45 करोड़, माफ कीजिएगा आपकी जानकारी कम है, हो सकता है करेक्ट कर दीजिएगा। और आप मेरे साथ कल तेलंगाना चलिए। नहीं, पहली बात, मैं उसके साथ एक बात होगी। नहीं, आपने एक शब्द कहा कि पिछले 10 साल में, आपकी जानकारी ये नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास में इतना पैसा खर्च किया गया, यही आप कहना चाह रहे हैं। इस स्पेसिफिकेशन पे ऐसे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस जानकारी का विस्तार कीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसका विस्तार कीजिए, आपको पता चल जाएगा किस मुख्यमंत्री के आवास में कहां कितना खर्चा होता है। हाँ, सबसे कमजोर, सबसे दबाने लायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसलिए सबसे आसान है। उन पे चर्चा करो, मत चर्चा करो कि लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके किस तरह से पूंजीपतियों का पैसा माफ किया है मोदी जी की सरकार ने। ना चर्चा कीजिए कि कैसे आकाश से लेके पाताल तक, एयरपोर्ट से लेके कोयला से लेके गैस तक अपने दोस्त अडानी को दिया है। ना चर्चा कीजिए कि अजीत पवार से लेके हसन मुश्रीफ से लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके हेमंत विश्व शर्मा से लेके मुकुल राय तक किनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप खुद मोदी जी ने लगाया, फिर गले लगा लिया। और एक मुख्यमंत्री, आपने ठीक इस पे चर्चा करना चाहते हैं, खूब कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ घर बनाया 10 साल में, बिजली फ्री नहीं किया, पानी फ्री नहीं किया, शिक्षा फ्री नहीं किया, इलाज फ्री नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री नहीं की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री नहीं की, कुछ भी काम नहीं किया, खाली घर बनाया बैठ के। नहीं, वो किया। ऐसे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर जो उन्होंने कहा, देखिए संजय जी, अगर आप खुद अपनी बात कहेंगे तो आपके कहे के रिकॉर्ड के आधार पर वो सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं कहा होता तो ये बात आप पर नहीं लागू होती। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर सबको भ्रष्ट बोलकर, और जब जंतर मंतर से कहेंगे कि आप 150 भ्रष्ट संसद में बैठे हैं और सब, तो क्या भ्रष्टाचार मिला है आपको बताइए ना, क्या भ्रष्टाचार मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबको खारिज कर आप नहीं, आपने भ्रष्टाचार का सवाल किया तो बताइए ना क्या भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार ही कहकर खारिज कर जब आप आएंगे राजनीति में तो आपसे वो सारे सवाल सूचिता के बारे में संजय जी, तो उन सवालों से भाग कहां रहे हैं? उन सवालों से कहां भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पर भी जो अभी आरोप हैं कोर्ट में है, अभी वो एक्विटल नहीं हुआ है, कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन एक्विटल नहीं हुआ है। अभी एक्विटल नहीं हुआ ना, अभी कोर्ट में है, अंडर ट्रायल। क्या निकला बताइए ना। कै रुपए बरामद हुए अरविंद केजरीवाल के हाथ से? मैं सिर्फ ये कै रुपए बरामद हुए मनीष सिसोदिया के घर से? कै रुपए बरामद हुए मेरे घर से? बताइए। नहीं हुए, लेकिन दोष मुक्त नहीं। तो इसका मतलब झूठा आरोप लगा के किसी आदमी को, भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा के आप जेल में डाल दीजिए और वो सही है, जायज है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने एक बात कही थी, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, देश भर के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा कीजिए। और मैं तो कह रहा हूं ये हमारे महोदय जिनके बारे में अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 12 साल तक ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उस दौरान कितने करोड़ का इन्होंने चार्टर खरीदा है, कितने करोड़ का घर बनवाया है, क्या क्या किया है, तब कैसे रहते थे, उसकी भी समीक्षा कीजिए 12 साल के उनके जीवन का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि टारगेट करना सबसे आसान किस व्यक्ति को है, उसके हिसाब से चीजें तय नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता किसको टारगेट नहीं। मैं आपकी बात अकेले की नहीं कर रहा हूं, मैं आप अपने व्यक्तिगत क्यों लेके आ रहे हैं? मैं तो पूरे सबकी करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने आपकी व्यक्तिगत बात नहीं की,
मैंने कहा कि क्या दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने घर बनवाने के अलावा कोई काम नहीं किया? इतने अच्छे काम किए, चुनाव में उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए क्या? बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बिछाई, 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए। कोई काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, ये सब किया आपने जो कहा। देखिए उस पर लंबी बात अभी बहुत बार करेंगे। देखिए 2020 सुनिए, 2020 का सुन तो लीजिए। 2020 का घोषणा पत्र भी मेरे सामने है और वो सारे ऑडियो वीडियो हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 तक अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट नहीं देना। ये कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा। अब इसमें 2020 के वादे अब ये बात आपने सच्ची कही और अच्छी कही, इसमें पढ़ूं, एकदम सच्ची और अच्छी बात कही आपने। ठीक है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। सुनिए ना, वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम 3 गुना घटाने का लक्ष्य, दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ और सुंदर बनाएंगे। ये दोनों बातें आपने सही कही और ये दोनों बातें आपने सही की। अब इस पे आप सुन लीजिए। यहाँ से 2 किलोमीटर पर, अरे भाई आपने सवाल पूछ लिया, मैंने समझ लिया आपका सवाल। अब आप जवाब तो सुन लीजिए। ये दोनों सवाल आपके सही हैं, 100% जायज है। यमुना हम साफ नहीं कर पाए, इसको सीना ठोक के अपनी गलती मान रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी गलती मानी कि हाँ हम भागे नहीं इस सवाल से। हमने कहा हाँ हमने यमुना साफ करने का वादा किया था, नहीं कर पाए। उसमें कोरोना एक कारण है, दूसरा कारण हमें 2 साल बहुत परेशान किया गया, जेल में डाला गया, पार्टी को परेशान किया गया, हमारे कार्य बाधित किए गए। हम यमुना सफाई का काम नहीं कर पाए, वो काम अधूरा है, उसको हम आगे करेंगे। लेकिन क्या ये राजनीतिक साहस, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, काला धन ला के 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा किया था, किसानों के फसल का दाम 2 गुना करने का वादा किया था, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था, जिन्होंने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, डीजल 50 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, गैस का सिलेंडर 400 का था तो सड़क पे डांस कर रहे थे बीजेपी वाले, वो 1200 का सिलेंडर बिकने लगा। जिनके राज में महंगाई आसमान पे पहुंच गई, बेरोजगारी आसमान पे पहुंच गई, अशिक्षा का आलम यह है कि आज 37 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। इन सारे विषयों पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम तो नैतिक साहस है हमारे अंदर इतना, हम मान रहे हैं इस बात को, बिल्कुल ठीक है, हम यमुना की सफाई। दूसरी बात प्रदूषण की आपने कहा, प्रदूषण वाले पे आप अकेले आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? आप उसकी समीक्षा कीजिए। पंजाब है, हरियाणा है, केंद्र सरकार है और दिल्ली सरकार है, किसकी प्रदूषण कम करने में क्या भूमिका रही है, इस पर एक दिन अलग से कार्यक्रम कीजिए। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब के अंदर कमी आई, हरियाणा के अंदर बढ़ोतरी हुई। जिस तरह का सहयोग हमको केंद्र सरकार से प्रदूषण रोकने के मामले में मिलना चाहिए, हर स्तर पे उन्होंने हमें रोकने और किसी भी तरीके से दिल्ली एक प्रदूषित शहर के रूप में चर्चा में बनी रहे, ये काम किया। बगल में आपके नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें वहां इंट्रोड्यूस हुई, हरियाणा की सरकार ने कितना किया। कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस हमने दिल्ली के अंदर चलाया। करिए इसकी समीक्षा। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है मान गए आपकी बात, पराली एक गंभीर समस्या है दिल्ली के लिए, हम सब लोग झेलते हैं। जैसे बहुत सारे आपने काम गिनाए और ये काम लगातार आप लोग गिना रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे हमारे चैनल पर चाहे किसी भी चैनल पर जहां भी आप जा रहे हो। लेकिन बीजेपी के नेताओं का लगातार आरोप है कि आप उन स्कूलों की लिस्ट बताइए जो आपने बनाई, नए स्कूल, कुछ कॉलेजों के 8-10 कॉलेज बताइए जो आपने नए कॉलेज बनाए। मैं नहीं जानता हूं, अगर आपके पास कुछ आंकड़े हैं तो जरा आप बता दीजिए ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे कि ये देखिए मूर्खाधिराजों के सवाल में आप मत फंसिए। नहीं मैं पूछ कृपा करके आपको मैं कह रहा हूं मूर्खाधिराजों के सवालों के चक्कर में मत फंसिए। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने, 22,000 स्कूल के नए कमरे बने, बहुत सारे सरकारी स्कूल नए बने, उसकी भी लिस्ट आपको दे देंगे। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसका जवाब दीजिए। कॉलेज अस्पताल सुन तो लीजिए सर, आपने पूछा मैं बता दूं। मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे,
टॉयलेट का इंतजाम बच्चियों के लिए नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को हमने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में कराया। हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर वहां तक पहुंचाया कि ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने गुजरात का स्कूल, हरियाणा का स्कूल, मध्य प्रदेश का स्कूल, उत्तर प्रदेश का स्कूल नहीं देखा, उसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखा। मुझे अच्छा लगेगा अगर इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी खुल के हमसे बात करे, हम उनके एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 500 से अधिक हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। नहीं कि आपने स्कूलों का कायाकल्प किया, एक सरकारी स्कूल को लेकर जो एक धारणा होती है, सरकारी स्कूल टाट पट्टी वाला स्कूल जहां छत ना हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, बेंच ना हो। हम सब लोग सरकारी स्कूल में बचपन में गए हैं तो हमें अंदाजा है, तो वो सब आपने बदला, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, इसमें कोई शक नहीं। अब एक बात फिर मैं वापस आऊंगा, चूंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी पर भी आज आरोप लगाया है। लेकिन अजीत जी आपने देखा कि इतना सब काम करने के बावजूद हमसे सर स्कूलों की लिस्ट मांगते हैं। वो लोग मांगते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज और अस्पताल की लिस्ट मांगते हैं जो आप नहीं दे रहे हैं अभी। यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमने बता दी, विश्वविद्यालय तक की लिस्ट बता दी, सब कुछ बता दिया, उन्हें सुनना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7,80,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है, कोई चर्चा नहीं होती इसके बारे में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दुर्भावना से राजनीति करेंगे, इस प्रकार की राजनीति करेंगे कि भैया इनका हाथ पैर बांध के स्विमिंग पूल में फेंक दो, उसके बाद कहो कि नंबर 1 पे आके दिखाओ, स्वर्ण पदक लेके दिखाओ, तैर के दिखाओ, तो यही हाल हमारा कर रखा है इन लोगों ने। बावजूद इसके हम लोग काम कर रहे हैं दिल्ली में। जहां तक केंद्रीय सहयोग की बात है, पिछले 10 साल से 325 करोड़ से ज्यादा दिल्ली के लिए नहीं मिलता है। इसलिए मैं आलोचना करने के लिए, आप बहुत विषय है, आलोचना कीजिए, उसके लिए हम तो लोग राजनीति में हैं, आलोचना झेलना चाहिए आदमी को, उसके लिए हम कहीं यही बीजेपी के लोग, जितने में अरविंद केजरीवाल का घर बना है उतने में 6 घर बन जाए उस तरह का, इतने का अकेले एक चार्टर लिया है गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए 191 करोड़ रुपए में। क्या बात करेंगे ये लोग? लेकिन ठीक है, उनको राजनीति करना है, बोलना है, बोलेंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने घर बनाकर रिकॉर्ड तो बनाया कि दिल्ली के बाकी कोई मुख्यमंत्री सब बंगलों में रहते थे, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना दिया जो बीजेपी। अब कहां रह रहे हैं? मुख्यमंत्री का आवास था, है। और अरविंद केजरीवाल से पहले भी तो मुख्यमंत्री हुए हैं दिल्ली में, जिन्हें ये सब की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे बंगलो बनाने की। बिल्कुल ठीक है, बन रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा के फादर साहब सिंह वर्मा थे, मदन लाल बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ी। मैं कह रहा हूं आज के समय में जो देश भर में मुख्यमंत्रियों के आवास है, प्रधानमंत्री के आवास है, केंद्रीय मंत्री के आवास है, सबके ऊपर खुले मन से समीक्षा की जाए, चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। वो लॉजिक काम इसलिए नहीं करता संजय जी, बार बार रिपीट होगा, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री और उसके लिए उनके पर या रामलीला मैदान में 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले के लिए लॉजिक काम करे। 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले, चाय बेचने वाले, अत्यंत गरीब निर्धन 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी के ऊपर लागू करेगा। अच्छा सुनिए, हम मोदी जी पर बात करते हैं। जो पोस्टर आप लोगों ने जारी किया, मोदी जी का राजमहल दिखाओ, लेकिन उससे पहले आपने एक सवाल के जवाब में अपने नैतिक साहस की बात की। तो क्या आप में आज नैतिक साहस है? जरा शीला दीक्षित का ट्वीट दिखाए। क्या नैतिक साहस है कि जब केजरीवाल 2013 में कह रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, मैंने तो सुना उनके बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है उनके एसी का बिल? आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आलीशान घर में रह सकता है, उनका कलेजा कांप उठता था 12 एसी पर। और ये तो कोई भी पढ़ के देखिए, मैं ये कार्यक्रम में 6 बार आप बोल चुके हैं, तो मैं इस एक कार्यक्रम में आप 6 बार इसी चीज को बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं, क्या नैतिक साहस है? नहीं, मैं कह रहा हूं इसी एक कार्यक्रम में आप 6 बार इस ट्वीट की चर्चा कर चुके हैं। मैं इसमें कह रहा हूं कि क्या ये नैतिक साहस है कि आप कहें अगर भारत के अंदर राजनेताओं में नैतिक साहस की चर्चा होगी तो किसने कब क्या कहा और कहां उस पर पलटे। 70 हजार करोड़ के घोटाले और दाऊद इब्राहिम से जोड़ने वाले लोगों को गले लगा के अपनी पार्टी में शामिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नैतिक साहस की बात आप करेंगे, क्या इन सारे सवालों पे बात करने के लिए तैयार है नेता? हम तो तैयार हैं, हम तो एक एक चीज पे तैयार हैं कि आप कहें राजनीति के अंदर, राजनीति के अंदर मैं वही तो कह रहा हूं, राजनीति के अंदर एक एक बात को अगर आप पकड़ के कहना चाहेंगे कौन, और आपके खुद के, मैं एक पत्रकार के तौर पे मैं कहता हूं, आपने जो बात 10 साल पहले कही होगी, हो सकता है आज उस बात पे आप नहीं कायम होंगे। नैतिकता के मापदंड आपके वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले वाले पत्रकारिता के अब नहीं बचे, ये आप भी जानते हैं। मैं टैक्स के पेयर के पैसे से मैंने 35 करोड़ का न घर बनाया, न मेरी वो हैसियत है, न मैं राजनीति में हूं, न बना। फिर आप व्यक्तिगत आ गए, फिर आप अपने ऊपर आ गए। मैं कह रहा हूं पत्रकारिता के जो मापदंड थे 20 साल पहले, आज वो कायम है क्या? हाँ मेरे हैं, मैंने रखे हैं, कोशिश की है, कोशिश किया है ना। कुछ तो कहीं इधर उधर, कुछ तो अपनी लाइन से इधर उधर भटकाव हुआ होगा आप में भी। तो कोशिश करना अच्छी बात है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। वैचारिक तौर पर मेरे बदलाव हुए होंगे, वैचारिक तौर पर आदमी समृद्ध होता है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि केजरीवाल में लाइन पर भटकाव हुआ है, इसलिए भटकाव होता है? नहीं, मैं ये कहता हूं, एक समय में, एक परिस्थिति में और बात की परिस्थिति में चीजें बदलती हैं कई बार। आप जिस कांग्रेस के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, उन कांग्रेस के साथ समझौता करके चुनाव भी लड़े। आज की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी लोकसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी हमें लगा देश के लिए बड़े खतरे हैं, तो उनके खिलाफ हम मिलके लड़े उनके साथ। फिर अभी विधानसभा के चुनाव में उन्हीं से हम एंटी नेशनल से लेके सारी आलोचना भी झेल रहे हैं, उनसे प्रहार भी झेल, गुत्थम भी कर रहे हैं उसी कांग्रेस से। कह तो रहा हूं मैं आपसे खुद ही, आपके बोलने से पहले मैंने मान लिया। अच्छा सुनिए, अब जरा प्रधानमंत्री पर, उसके बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स पर आते हैं। जो आज आपने ट्वीट किया है 1:40 पर, उस ट्वीट में आपने कहा कि देश को दिखाओ 2700 करोड़ का घर, 5000 शूट और 6700 जोड़ी जूते। ये आपकी लाइन है, सूट होता है उसे शूट लिखा आपने, खैर कोई बात नहीं। ये जो 6700 जोड़ी जूते आपने कहा सर, 6700 जूते और 200 करोड़ की झूमर, ये कहां से ये जानकारी आई? ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी आप बोल गए। 6700 जोड़ी जूते, इसको रखने के लिए ही चाहिए 20-25 कमरे, और जीवन भर में इतने जूते आदमी पहन। अरे आप तो बड़े तेज तर्रार पत्रकार थे जब हजारों सैंडल और हजारों साड़ी पकड़ी गई थी तमिलनाडु में। आप तो तब से राजनीति थे, तब से। तो इतना 5000 सूट और 6700 जूते से क्यों घबरा गए आप? हम क्यों बोल सकते हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी कैसे हवाबाजी कर रहे हैं ना। इसका मतलब आपको लगा कि हम कुछ बोल दें। उन्होंने कहा कि 4500 करोड़ का ये 45 करोड़ का कैसे कुछ बोल दे भाई, कैसे हवाबाजी कर रहे हैं? तो उन्होंने दिखाया तो नहीं, दिखा देते कि नहीं 6700 नहीं है 6000 है, हम मान जाते। कह देते 5000 नहीं 4000 ही सूट है, दिखाना चाहिए ना। हमको गलत साबित करना चाहिए उनको कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, 6700 नहीं है 6300 है। ये कहां से लाए 300 करोड़ का कालीन? ये कहां से लाए 300 करोड़ की कालीन? जब आप चलेंगे तो वहां दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी आपको कि नहीं 300 करोड़ की नहीं है, 298 की है। तो लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री के घर में जाकर आप उनका देखना चाह रहे थे, जो मुमकिन नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री आवास जाकर ऐसे देखने लगेगा। पहले तो ये जो नंबर्स हैं इसको देखकर कोई भी सोचेगा कि आपने हवाबाजी बातें की है। लेकिन भाई अगर आपको इतना आक्रोश था और आज आप बैरियर तोड़कर, अच्छा इस पे कहेंगे, बैरिकेडिंग हटाकर और सोने की टॉयलेट पे कहेंगे कि बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। नहीं, कैसी बात आप अजीत जी कर रहे हैं भाई? आप इस पे कह रहे हैं, हवाबाजी बात कर रहे हैं, लेकिन सोने की टॉयलेट पे सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा? नहीं, सोने की टॉयलेट भी नहीं होगी, वो भी उनका भी फर्जीवाड़ा है, वो भी हवाई वाले बयान है। लेकिन तो आज जैसे बैरिकेडिंग तोड़कर आप शीश महल दिखाने जा रहे थे, जब वहां अब देखिए, आप जैसे पत्रकार को ये नहीं कहना चाहिए। जब बवाल हुआ, कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी। नहीं, मतलब जाना चाह रहे थे, मैं कह रहा हूं जाना चाह रहे थे। तो जब बवाल हुआ उसी समय सब मीडिया वालों को बुला के दिखाते कौन सा बाथरूम है, कौन सा जिम है, कौन सा। अरे तो किसको रोक लगा था भाई? किसको रोका गया था कि मुख्यमंत्री आवास? अरे वहां नीतीश कुमार जी गए, वहां हेमंत सोरेन जी गए, वहां पे मौजूदा केंद्रीय मंत्री जा चुके हैं जो
बिहार के हैं, वहां उद्धव ठाकरे जी जा चुके हैं, वहां कौन हमारी पार्टी की मीटिंग वहां पे होती थी, पार्टी के कार्यकर्ता जाते थे, एमएलए जाते थे, जनता के लोग जाते थे, कौन सा रोक लगा हुआ था? तो ये सब जाके कोई वीडियो बनाने थोड़ी जा रहे थे, वहां पे मीटिंग करने जा रहे थे। तो आज बना लेते, आज सुअवसर था, आज ही बना लेते। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि लेकिन आप इतनी देर से दिल्ली के मुद्दों पे बात नहीं किए, सिर्फ एक घर के ऊपर आप इतनी देर बात कर रहे हैं। एक सवाल, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बारे में आपने बात नहीं किया। लेकिन आपको लगता है कि आप लोग फंस गए? कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी, जो पोल प्लैंक था, जो एक अरविंद केजरीवाल का एक सबसे बड़ी ताकत थी, उस कट्टर ईमानदार की छवि को झटका तब लगा जब 6 महीने जेल जाना पड़ा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 6 महीने जेल वाले में, अगर जेल वाले में, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं और इसको रिकॉर्ड में अपने रखिएगा, अगर भ्रष्टाचार के मामले में एक भी आरोप साबित हो जाए, सिर्फ जेल ना दिया जाए, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाए, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, पूरी ईमानदारी से हमने भी अपना जीवन बिताया है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से। ये इसलिए मैं आपके साथ कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। ये आप अपने बारे में खाली ये दावा कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, सबके बारे में मैं कह रहा हूं, सबके बारे में दावा? मैं सबके बारे में कह रहा हूं। जिन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला था, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो अगर भ्रष्टाचार किया है तो इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाया जा सकता है, उसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। चलिए, कोर्ट में है, इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। कोर्ट में अभी ट्रायल का विषय है, अभी आप सब लोग जमानत पर हैं, कोई कोर्ट से एक्विटल नहीं हुआ है। लेकिन प्राथमिक तौर पे चीजें नजर आती है ना, किसके घर से क्या बरामद हुआ। एक आदमी भ्रष्टाचार करेगा, कहीं तो रखेगा, बैंक में रखेगा, रिश्तेदार के पास रखेगा, कोई फ्लैट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, कुछ तो पकड़े होते। तो बीजेपी वाले कहते हैं सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि कहीं पैसा नहीं मिला, पैसा रिकवर नहीं हुआ, ट्रेल मिला। अच्छा, इतने बीजेपी वाले भोले हैं कि वो हमारा सब कुछ 7 पाताल तक खोद डाले, अभी उनको कुछ नहीं मिला, इतने मासूम है वो लोग। इसकी बात, इस तरह की बातों पे कोई यकीन करेगा? अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में चुनाव के लिए वक्त कम है, प्रचार आप लोग जोर लगाएंगे और लगता है अभी शीश महल बनाम यही सब होने वाला है। तो दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी, और बीच में कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ आरोप प्रत्यारोप और इन सब के बीच मुख्य मुकाबला जाहिर है बीजेपी के साथ है, इससे लगता नहीं कि कांग्रेस आपके लिए, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है, लड़ पाती है, तो उससे आम आदमी पार्टी को ही खतरा होगा, क्योंकि वो जो वोट बटेगा, कटेगा, वो विपक्ष का वोट होगा, मतलब एंटी बीजेपी वोट होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई यहां बहुत ज्यादा वोट पड़ने वाला है, और चुनाव है तो हर आदमी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, प्रचार करने का भी अधिकार है, लेकिन अभी तक कहीं से ऐसा कोई कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा करके वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, अरविंद केजरीवाल को देंगे। 2 बड़ी वजह है उसकी, एक 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि की घोषणा, और दूसरा संजीवनी योजना, जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरी तरीके से फ्री इलाज, जिनको कई बार उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती हैं इंश्योरेंस की कंपनियां, उनके इलाज का जिम्मा लेना। मैं समझता हूं ये 2 बड़ी घोषणाएं हैं जिसके ऊपर इस बार बड़ा मत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पक्ष में पड़ेगा। क्या आप लोगों ने कोई भी कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक 2 दल थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो चुनाव लोकसभा में साथ मिले, हालांकि पंजाब में अलग ही लड़े, तो कोई कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकले, जैसे हरियाणा में? देखिए अजीत जी, ये 144 करोड़ लोगों की आबादी वाला बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एनडीए के अंदर भी बहुत सारे ऐसे घटक दल थे और हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं अलग अलग राज्यों में। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में शिवसेना, जब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बीजेपी के साथ थी, तब भी अलग लड़ती थी।
इसी तरीके से जेडीयू नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में अलग से चुनाव लड़ती थी। इसी तरीके से पासवान जी की पार्टी कई राज्यों में अलग से चुनाव लड़ती थी। तो कहीं मिलके चुनाव लड़ेंगे, कहीं अलग चुनाव लड़ेंगे। हमने हरियाणा में प्रयास किया साथ लड़ने का, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई उसके लिए। दिल्ली के अंदर हमको ये पूरी तरीके से भरोसा है कि हम अकेले ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों चुनाव, पिछले चुनाव की बात करें संजय जी, 2015 और 2020, 53-54% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। एक बार 67 सीटें, दूसरी बार 62 सीटें। लेकिन इस बार आपका दावा आपके हिसाब से क्या है? मैं समझता हूं 62 से ज्यादा ही सीटें रहेंगी, उससे कम नहीं होगी। और इसकी सबसे बड़ी दो वजह मैंने जो आपको बताई, ये दोनों घोषणाएं और ये दोनों गारंटी हमारे पक्ष में एक बड़े वोट हासिल करने का एक कारण बनेगी। मतलब आपको लगता है कि चूंकि आपने महिलाओं के लिए 2100 देने का ऐलान कर दिया और चूंकि इस तरह की मैया सम्मान योजना, लाड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना की कामयाबी एमपी, महाराष्ट्र और झारखंड में देख ली गई, उस आधार पर लगता है वही योजना आपको ना ना ना, ये तो बाद की शुरू की गई योजना है। हाँ। भारत की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी और नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा बिजली फ्री मिलनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए। तब हमारा मजाक उड़ाया गया, अरे ये रेवड़ी बांट रहे हैं। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होनी चाहिए, दवाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए, जांच फ्री में। तब हमारा मजाक उड़ाया गया कि भाई ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं, बर्बाद कर देंगे अर्थव्यवस्था। सब कुछ फ्री देने के बावजूद हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से। तो इसलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो सक्सेसफुल मॉडल है। और जब हम कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिला सम्मान राशि देंगे, तो उसकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है और वो देंगे। लोग कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल के लिए, जो केजरीवाल का, चूंकि हालांकि 2013 से जोड़ेंगे तो ज्यादा ही साल है, लेकिन मैं 2015 और 20 के चुनाव के मद्देनजर ही देखता हूं। उसके बाद चूंकि अभी वो मुख्यमंत्री नहीं भी हैं, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल और बीजेपी जिस ढंग से उन्हें लगातार उनकी ईमानदारी और जेल जाने के मुद्दे को उठा रही है, उससे आम आदमी पार्टी में इस बार बहुत बेचैनी है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि बेचैनी हमारी तरफ है कि उनकी तरफ है। आए दिन जनता के मुद्दों पे बात ना करके नॉन इश्यू को इशू बनाने का अभियान बीजेपी ने चला रखा है, प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है। आप बताइए, उनकी पूरी बातचीत में कहीं भी दिल्ली के लोगों का भला कैसे होगा, इस बात की चिंता दिखती है? कैसे यहां के लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, कैसे यहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा? कहीं किसी भी बात का समाधान करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखती है? क्या है, कभी आतिशी को गाली दे दो, कभी प्रियंका गांधी को गाली दे दो, कभी संजय सिंह को गाली दे दो, कभी अरविंद केजरीवाल को गाली। तो गाली गलौज वाली पार्टी अगर बन गई है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं बताइए? बीजेपी तो कहती है कि आप लोग दिल्ली के लिए आपदा हैं, यही प्रधानमंत्री ने कहा, और दिल्ली को आपदा से बचाना है, और इसलिए वो तो जनता चेहरा बनकर आ गए हैं। वो तो ऐसी भाषा एक बार और बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए, मैं नसीब वाला हूं, ये बदनसीब है। तो नसीब तो लोकतंत्र में जनता बनाती है अजीत जी। 67 सीटें देके लोगों ने केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 सीटें देके बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया। तो डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक है, जो चाहेगी जनता करेगी, वो फैसला देगी। प्रधानमंत्री के कहने से या हमारे आपके कहने से, ठीक है, वो गुस्से नाराजगी में आपदा कहें या जो भी कहें, उससे जनता के बीच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता अपने तरीके से समीक्षा करती है। एक आखिरी सवाल दिल्ली के बारे में चूंकि जुड़ा हुआ है। आज विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया सुबह कि हर साल 3 लाख से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, 29 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बंद किए गए, 53 करोड़ की लागत से बवाना में बना स्कूल में एक बच्चे को दाखिला नहीं दिया, 9 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा है, और अगर इसके बारे में खुली बहस करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, अच्छा है, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, बिजली पानी पे बात करें, हम उसका हिसाब देंगे एक एक चीज का। और ऐसे झूठ बातें खड़ी करके, झूठी बात फैला के
कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। लोग समझदार हैं, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमने स्कूल में क्या काम किया है, अस्पताल में क्या काम किया है, बिजली पानी में क्या काम किया, ये सर्वविदित सत्य है जो सबको दिखता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, जो नहीं कर पाए वो बताइए जरा, जो नहीं कर पाए। दो चीजें आपने बताई, जिसमें एक चीज में हमने ये समझा कि हमारी आंशिक भूमिका है जिसका निर्वाह हमने ठीक से किया, लेकिन उसका परिणाम हमें अपेक्षाकृत नहीं मिला। नंबर 1 प्रदूषण। दूसरी बात, यमुना, वाकई यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, उस पर काम करने की जरूरत है, करेंगे। चलिए, बहरहाल चुनाव में अभी चूंकि वक्त है तो कई बार कई राउंड हमारी बातचीत होती रहेगी। जो सवाल उठेंगे वो सवाल एक पत्रकार के नाते मैं पूछता रहूंगा, उम्मीद है आप जवाब भी देते रहेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी बातचीत में अप्रिय सवालों का सामना करने से आप हिचकेंगे नहीं। फिलहाल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका।